फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू सक्सेस विद श्याम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लुसेंट बुक पढ़ रहे हैं। लुसेंट बुक के अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे और उसी के अंतर्गत हम लोग का आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही शानदार टॉपिक है परीक्षाओं की दृष्टि से। इससे हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए इसके जितने भी फैक्ट्स हैं उसको हम लोग कवर करते हैं। इसके सारे फैक्ट्स जो हैं इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। हम लुसेंट को चैप्टर वाइज करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कम समय में एक चैप्टर पूरा हो जाएगा और आप जब भी चाहिएगा उसको रिवाइज कर सकते हैं। एक बार ज़्यादा करने से लेंदी हो जाता है, उसको कवर नहीं कर पाता है आदमी, लेकिन छोटा छोटा जब टॉपिक कवर रहता है 5 मिनट 10 मिनट का, तो उसको आप अच्छे से कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, सिंधु सभ्यता। देखिए, रेडियो कार्बन एक विधि है जिससे हम लोग प्राचीन समय के वस्तुओं की स्थिति के बारे में पता लगाते हैं कि वह इस समय का है। तो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का काल जो है 2400 BC से 1700 BC के बीच में रहा है, यानी 2400 से इसका स्टार्टिंग है और लास्ट इसका एंडिंग पॉइंट 1700 ईसा पूर्व तक रहा है। और उसके बाद में जैसा कि आप जानते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1500 में वैदिक काल की शुरुआत होती है और आर्य भारत में आते हैं। तो सर्वमान्य तिथि जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व यह सिंधु सभ्यता का काल रहा है। इसका विस्तार जो है यह त्रिभुजाकार है। देखिए, सिंधु सभ्यता का विस्तार यानी कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, उसका अगर टोटल आप क्षेत्र देखिएगा तो यह त्रिभुज की तरह दिखाई देता है। तो यह इसका क्षेत्र विस्तार क्षेत्र कैसा है, त्रिभुजाकार है। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 यानी C14 की खोज अमेरिका की प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीबी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आद ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, आदि ऐतिहासिक कहने का मतलब है कि उस समय लिपि का ज्ञान था, लोग पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और कांस्य युग का मतलब कांसा का उपयोग उस समय ज़्यादा से ज़्यादा होता था बर्तन बनाने के तौर पर और हथियार बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। कब की? 1924 में। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी, इसका विस्तार के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल जो है दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकंगडोर यानी बलूचिस्तान में पड़ता है, जो अभी फिलहाल पाकिस्तान का हिस्सा है। पूर्वी पुरास्थल हिंडर नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और दक्षिणी पुरास्थल जो है गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, यह जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। तो यह है सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यहाँ भी पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी। तो यह एक नगरीय सभ्यता थी और बाद में आगे चलकर आप पढ़िएगा कि वैदिक काल जो है वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। यह है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। ऐसा माना जाता है कि सिंधु कालीन जो सभ्यता है उसमें ये 6 नगर को ही बड़े नगर की संज्ञा दिया गया है। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। इम्पोर्टेंट है। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी के तट पर है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसका खोज 1963 में सूरज भान ने की थी। अगर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल देखा जाए तो मोहनजोदड़ो है, जो पाकिस्तान में है, लेकिन सिंधु सभ्यता का अगर भारत में सबसे बड़ा स्थल देखा जाए तो राखीगढ़ी है, जो घग्गर नदी के तट पर है और यह हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। लोथल एवं सूतकोदा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था।
जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन का मतलब होता है काला बैगन। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर यानी पत्थर पर 3 मुख वाले देवता, जिसे पशुपतिनाथ के नाम से जानते हैं, की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। यानी मोहनजोदड़ो से एक सील यानी एक पत्थर पर 3 मुख वाले देवता का मूर्ति मिला है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चौहंदुड़ो से में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, या चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली जो है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। आज हम लोग जैसे चीनी और गुड़ का प्रयोग करते हैं, तो उस समय के लोग शहद का प्रयोग करते थे मिठास के लिए। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। सुरकोतदा क्या है? सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से संध्वकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः सूर्य के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन माना जाता है कि वणिक वर्गों के हाथों में था। चलिए आगे देखते हैं, इसको देख लेते हैं। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, देखिए आयातित वस्तु और प्रदेश। तांबा का आयात जो होता था खेतरी बलूचिस्तान ओमान से किया जाता था। चांदी अफगानिस्तान ईरान से। सोना कर्नाटक अफगानिस्तान और ईरान से आयात किया जाता था। टीन अफगानिस्तान और ईरान से आयात किया जाता था। गोमेद सौराष्ट्र से, जो आज गुजरात के नाम से हम लोग जानते हैं। लाजवर्थ मेसोपोटामिया से, और शीशा ईरान से आयात किया जाता था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। देखिए पूजा के साक्ष्य तो मिलते हैं कि वृक्ष पूजा करते थे, शिव पूजा करते थे, मातृ पूजा करते थे, लेकिन कहीं भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता के देन है। स्वास्तिक चिन्ह जैसा कि आप जानते हैं, इसको स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं, तो इसको माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की देन है, और इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड है, इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज जो था मातृसत्तात्मक समाज था। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। यहाँ यूपीएससी में पूछ चुका है कि सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित थे कि नहीं थे। चलिए कालीबंगन के मात्र हड़प्पाकालीन स्थल था। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर समान लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता में 2 प्रकार के नगर थे।
एक ऊंचे यानी टीले पर था, ऊंचाई पर था, और एक निचला नगर था। तो निचला नगर सामान्य लोगों के रहने हेतु था, और ऊंचे वाले जो टीले पर जो नगर था, यह माना जाता था कि इसमें समृद्ध लोग रहते थे। तो कालीबंगन एक ऐसा शहर है जिसमें निचला नगर भी किले से घिरा हुआ था। नहीं तो ऐसा माना जाता है कि केवल ऊंचे वाले जो टीले पर नगर था, जो संभ्रांत और समृद्ध लोगों के लिए बनाया जाता था, वह ही केवल किले से घिरा हुआ होता था। लेकिन यहाँ पर कालीबंगन एक ऐसा मात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसमें निचला स्थल भी किले से घिरा हुआ था। तो यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। पर्दा प्रथाएं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में भी प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। आज भी इसको देख सकते हैं, हिंदुओं में शवों को जलाया जाता है और इस्लाम धर्म में शवों को गाड़ा जाता है। तो उस समय भी शवों को जलाया जाता था और गाड़ने की प्रथाएं प्रचलित थी। तो हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में शव जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग में समाधियाँ मिली है। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण ही विलुप्त हुआ, यानी उसका विनाश हो गया सिंधु सभ्यता का। आग में पकती हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में स्थित है। दयाराम साहनी द्वारा इसका उत्खनन किया गया था, जिसमें माधव स्वरूप और व्हीलर भी शामिल थे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में है स्थित है। रखाल दास बनर्जी, मायके और व्हीलर द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। चौंदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान में नवाबशाह जिला में स्थित है। मायके एनजी मजूमदार द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। कालीबंगन घाघर नदी के तट पर है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। अमलानंद घोष, बीवी लाल एवं बी के थापर द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। कोरदीजी सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान में स्थित है। फजल अहमद द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। रंगपुर जो है मादर नदी के तट पर है, गुजरात का काठियावाड़ जिला में स्थित है। रंगनाथ राव द्वारा इसके खोज हुआ था, यानी उत्खनन किया गया था। रोपड़ सतलज नदी के तट पर है, रोपड़ का पंजाब का रोपड़ जिला में स्थित है। यगदत्त शर्मा द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। लोथल भगवा नदी के तट पर है, गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है। रंगनाथ राव द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। और उसके बाद आलमगीरपुर हिंडा नदी के तट पर है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में स्थित है और यगदत्त शर्मा द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। सुतकंगनडोर दास नदी के तट पर है, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है और ऑरेल स्टाइन द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। बनमाली रंगोली नदी के तट पर स्थित है, हरियाणा का हिसार जिला में स्थित है और रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। धौलावीरा लुनी नदी के तट पर है, गुजरात के कच्छ जिला खादी द्वीप पर स्थित है। जेपी जोशी रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। सुतकाह सादिकौर नदी के तट पर दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित है। जॉर्ज डेल्स द्वारा 1962 में इसका उत्खनन किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।